हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज गाइस। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स का जो टॉपिक हमने उठाया था उसका लास्ट लेक्चर आ रहा है क्रॉप्स के रिलेटेड। आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे 3 किस्म की क्रॉप्स है, रबी, खरीफ, ज़ियाद। ठीक है, और फिर कुछ पैटर्न और कंपैरिजन क्रॉप्स का देखेंगे कि कौन सी क्रॉप, जैसे वीट है, इसका लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, रेनफॉल पैटर्न कितना है, टेम्परेचर उसके लिए कितना ज़रूरी है, और सॉइल किस किस्म की सूटेबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप। क्लियर? तो ये वाला लेक्चर आपका आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आपको कुछ फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप है और प्लांटेशन क्रॉप है। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सी फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे द टर्म फूड क्रॉप रेफर्स टू द प्लांट, ठीक है, प्रोवाइड द फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन कल्टिवेटेड बाय मैन बाय एग्रीकल्चर। जैसे राइस आ गया गाइस, ठीक है, मेज, मिल्स, ज्वार, बाजरा, रागी एक्स्ट्रा जो भी है, ये आपको यहाँ पे सारी क्रॉप्स दी हुई है। फूड क्रॉप आपने याद रखना है कि फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। कैश क्रॉप की बात करेंगे। कैश क्रॉप अगर देखोगे गाइस, मेन प्रॉफिट क्रॉप भी कहते हैं इस कैश क्रॉप को। ठीक है, ये एक एन एग्रीकल्चरल क्रॉप है विच इज़ ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम इसको सेल करते हैं। जैसे कॉटन आ गया गाइस, जूट, शुगर कैन, टबैको वगैरह जो भी है। ठीक है, कैस्टर्ड सीड एक्स्ट्रा, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हमारी कैश क्रॉप के अंदर आएगी। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे। प्लांटेशन इज ए लार्ज स्केल स्टेट मीन्ड फॉर फार्मिंग दैट स्पेशलाइज इन द कैश क्रॉप। जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोनट, ठीक है, रबर है, स्पाइसेस है एक्स्ट्रा, ये सारी हमारे पास कौन सी है, प्लांटेशन क्रॉप है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करेंगे गाइस, यहाँ पे देखो वेजिटेबल, ओनियन, टमाटो, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने गाइस याद रखनी है। मतलब आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कौन सी फूड क्रॉप है, कौन सी कैश क्रॉप है और कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में आता है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा है, हमने जैसे बताया, मैंने आपको बताया 3 किस्म की क्रॉप्स है, रबी, खरीफ और ज़ियाद। ठीक है, तो एक एक क्रॉप को कंपैरिजन में देखेंगे हम। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहती है क्योंकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्रॉप्स के बीच में। रबी क्रॉप जो होती है सोन होती है आफ्टर मानसून, याद रखना है। मानसून सीजन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। मानसून सीजन के एंड पे और बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। देखो गाइज, अगर हमने सपोज करो, अभी नीचे नहीं हम देखेंगे हार्वेस्ट कब होगा, सोन कब होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा जाता है कि ये जो रबी क्रॉप है, सोन होगी आफ्टर मानसून। मानसून आपका देखो जुलाई, जून मिड से स्टार्ट होता है, सितंबर तक रहेगा, और सितंबर के बाद हम इसको सोन करेंगे। यहाँ पे दिया भी होगा, ये देखो यहाँ पे देखा है, जर्नली बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, मीन्स आफ्टर मानसून आ गया। ठीक है, उसके बाद एंड एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, यहाँ पे विंटर सीजन बिगन हो जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर नेक्स्ट जो है हमारे पास, खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो सोन होती है एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, जियाद क्रॉप की बात करेंगे। ग्रोन इन द मिड ऑफ द रबी एंड खरीफ सीजन। ठीक है, ठीक है, रबी और खरीफ सीजन के बिटवीन हम इस क्रॉप को ग्राउंड करते हैं। क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखो, इट रिक्वायर, कौन सी जो रबी क्रॉप्स है, इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, इसको कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड वार्म क्लाइमेट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, क्रॉप की ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए जब हम सीड लगाते हैं गाइस, तो सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है। जैसे ये सीड लगा, सीड जर्मिनेशन के दौरान यहाँ पे जर्मिनेशन हो रही है। इस जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है गाइस, मतलब इस सीड के 2 पार्ट निकलते हैं, एक रेडिकल निकलता है, दूसरा पेल्म्यूल निकलता है। रेडिकल से आपका रूट सिस्टम बनता है, रेडिकल से आपका रूट सिस्टम बनता है, ठीक है, और प्ल्यूम्यूल से आपका शूट सिस्टम बनता है जो अबोव द अर्थ आता है, अबोव द। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इसकी ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत है और जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्रॉप्स आर सोन बिटवीन, जर्नली क्रॉप कहाँ सोन, कब सोन किए जाते हैं, तो सोन जो होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर, याद रखना गाइस, अक्टूबर टू दिसंबर में इस क्रॉप को सोन किया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन अगर देखोगे रबी क्रॉप का, हार्वेस्टिंग सीजन जो इसका होता है दैट इज अप्रैल टू जून के बीच इसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। ओके गाइस, उसके बाद वीट, जैसे एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स की, एग्जाम्पल वीट आ गया, ऑयल सीड आ गया, ग्राम, बैरली, पीज
and mustard are the major crops grown, ओके। उसके बाद स्टेट्स कौन कौन सी है जहां पे ये रबी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है जनरली? पंजाब आ गया आपका, हरियाणा आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आर द स्टेट इन इंडिया वेयर द रबी क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द रबी क्रॉप्स। नो लेट्स डिस्कस विद खरीफ क्रॉप्स। व्हाट आर द खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून, मानसून के बिगिनिंग में होता है। प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट इज नीड फॉर दिस क्रॉप। इनमें प्लेंटी ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए और हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ओके। उसके बाद क्रॉप्स आर जनरली सोन इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। तो यहाँ देखा था हमने अक्टूबर टू दिसंबर, रबी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर में होते हैं और ये जून टू जुलाई के बीच सोन किया जाता है। और इसका हार्वेस्टिंग सीजन क्या होता है गाइज? हार्वेस्टिंग सीजन इज बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, याद रखना, बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, ओके। उसके बाद कौन कौन सी क्रॉप्स जो हमारे पास है वो खरीफ क्रॉप्स में आती है? जैसे राइस आ गया, मेज़ आ गया, जवार आ गया, बाजरा आ गया, तुर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, ओके। उसके बाद कौन सी स्टेट है? असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा है एंड कोंकण कोस्ट है, बिहार एटसेट्रा आर द सम लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, ओके। Now come to the Ziyad crops. What do you mean by Ziyad? Ziyad crops are grown in the mid of the Rabi and Kharif. रबी और खरीफ के बीच में सीजन में उगाए। दीज क्रॉप्स रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर देयर ग्रोथ। इनमें अभी देखो, अगर इसमें देखा तो कोल्ड वेदर जो चाहे ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए इसको चाहे वार्म वेदर। इसमें हमने देखा वाटर की प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए और हॉट क्लाइमेट होना चाहिए। यहाँ पे वार्म एंड ड्राई वेदर की ज़रूरत होती है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद क्रॉप्स आर सोन मेनली ड्यूरिंग द समर सीजन कॉल्ड ज़ियाद क्रॉप सीजन बिटवीन द मार्च एंड जून। तो यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर, जून टू जुलाई एंड मार्च टू जून, ओके। हार्वेस्टिंग सीजन इज फ्रॉम जून टू जुलाई, ओके। उसके बाद क्या है? सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक, सीजनल फ्रूट्स हैं आपके एंड वेजिटेबल्स लाइक वाटरमेलन है, शुगर केन है, सनफ्लावर है, आर द प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग द ज़ियाद सीजन, ओके। देयर आफ्टर व्हाट आर द स्टेट कौन सा है हमारे पास? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द ज़ियाद क्रॉप्स इन इंडिया, ओके गाइज। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज कंपैरेटिव स्टडी के लिए, जिसमें आपको मोस्ट प्रॉबली देखो इस सेक्शन से क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो आपका जो बोलेंगे सोन कब करते हैं, या आपका हार्वेस्टिंग पीरियड पूछ लेते हैं, या एग्जाम्पल कोई दे दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या ये रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या ज़ियाद क्रॉप है, ओके गाइज। तो यहाँ पे मैंने इसको ये पूरा और स्टेट्स भी बता दी कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपके साथ और एक शेयर की हुई है जिसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और ज़ियाद क्रॉप की पूरी एग्जांपल है। जैसे राइस आ गया, शुगर केन, जूट, कॉटन, टबैको, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और रबी में आ गया आपका वीट, बैरली, ग्राम, मस्टर्ड, लाइनसीड, पी, रैपसीड, कैस्टर। राइस, मेज़, मिलन, ग्राउंडनट, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ये सारे आपके ज़ियाद क्रॉप्स हैं, ये रबी क्रॉप्स हैं और ये खरीफ क्रॉप्स हैं गाइस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ थी। तो मैंने बताया 3 एंगल से क्वेश्चन आता है, या तो आपको मतलब हार्वेस्टिंग हम कब बीज लगाते हैं इसका वो वाला सीज़न पूछा होगा, या काटते कब है इस फसल को मीन्स हार्वेस्टिंग सीज़न पूछा होगा, या कोई एग्जाम्पल दे दी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये रबी क्रॉप है। या जैसे एग्जाम्पल दे दिया राइस दे दिया, ओके गाइज, उसके बाद ग्राम दे दिया, उसके बाद पी दे दिया, उसके बाद कैस्टोर दे दिया, ठीक है। आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा ऑड है, तो ऑड राइस है, क्योंकि राइस खरीफ क्रॉप है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो रबी क्रॉप्स है। मतलब इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास है गाइज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा देखोगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो यहाँ पे गाइज ये क्या है आपका, जैसे राइस है, टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है।
रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर के करीब चाहे। इसमें डीप क्ले और लूमी सॉइल में काफ़ी सुटेबल रहती है। और लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे बड़ी बात यह है गाइस, लीडिंग प्रोड्यूसर इसका कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब ऑफ राइस। वीट की बात करेंगे गाइस, वीट में जो टेम्परेचर है 10 टू 15 डिग्री सोइंग टाइम और 21 टू 26 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेल्सियस हार्वेस्टिंग टाइम में। रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है इसमें? 75 टू 100 सेंटीमीटर। लोमी एंड क्ले लोमी जो है सॉइल आपको ज़रूरत है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश। मेज़ की बात करेंगे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा। हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ओल्ड एलुलल भांगर सॉइल जो ज़रूरत होती है। और कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। पल्सिस की बात करेंगे, पल्सिस में भी आपका गैस क्या आएगा? पल्सिस की बात करेंगे अगर गैस, जो पल्सिस है उसके लिए जो टेम्परेचर आपको चाहे 20 टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है उसमें 25 टू 60 सेंटीमीटर। सैंडी लोमी सॉइल की ज़रूरत है। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट मध्य प्रदेश है इसका। मिल्ट्स की बात करेंगे अगर, तो मिल्ट्स के लिए टेम्परेचर चाहे 20 टू 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका रेनफॉल जो है 50 टू 100 सेंटीमीटर। इन्फीरियर एलुवियल और लोमी सॉइल, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट राजस्थान। शुगर केन की बात करेंगे तो टेम्परेचर ये है गाइज 21 से आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है 75 टू 100 सेंटीमीटर। डीप रिच लोमी सॉइल है। और शुगर केन यहाँ पे जो है इसमें हमारे पास जो है ये आ गया आपका डीप और रिच लोमी सॉइल है, ठीक है गाइज। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेक्टिफिकेशन हुआ है तो इसको चेक करके मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिखा है शुगर केन, इसको नहीं कंसिडर करना आपने। ऑयल सीड्स जो है आपका वो 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। क्ले सैंडी लोमी सॉइल की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका। टी की बात करेंगे, टेम्परेचर ये है गाइज, रेनफॉल का पैटर्न 150 टू 300 सेंटीमीटर। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट आसाम। कॉफ़ी की बात करेंगे तो टेम्परेचर ये है गाइज, रेनफॉल जो है हमारे पास ये है। और कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कुछ हद तक रेनफॉल को देखना है इसमें से, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है इसके लिए रेनफॉल की क्या है, सॉइल को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी है इसके, ठीक है ना। रबर में आपको केरला मिलेगा, कॉटन में गुजरात मिलेगा और जूट में वेस्ट बंगाल मिलेगा गाइस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मोस्ट प्रॉब्ली एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है, कौन सा ऑर्डर दे दिया होगा। अभी दूसरे एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको यहाँ पे देखो गाइस, एक चीज़ है और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको, ये रेनफॉल पैटर्न का मैंने डाला हुआ है। इस मैप को आप बार बार देखने से ना आपको एक अंदाज़ा आ जाता है, गेस हो जाता है किस स्टेट में कितना रेनफॉल होगा। और ऑटोमेटिकली आप गेस कर पाओगे कि ये वाली इस स्टेट में ये वाली जो है मतलब ये वाली क्रॉप्स की प्रोडक्शन कल्टिवेशन हो सकती है, ठीक है गाइस। ये एडिशन डाल दिया हुआ, आप इसको देखना, क्योंकि ये मैंने पिछले भी जब हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर्स में भी इसको इंक्लूड किया था मैंने मैप को। ये वाली चीज़ है प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप्स। ये गाइस कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन जैसे कौन सा, राइस के केस में हमने देखा वेस्ट बंगाल है, सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पोजीशन पे पंजाब एंड सो ऑन आगे चलेगा। 3 पोजीशंस काफ़ी है वीट के लिए। और ये करंट 2022 का है गाइज, ये करंट है 2022 का स्टेटस आया है एग्रीकल्चर सर्वे से, ठीक है। उसके बाद वीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ज्वार में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर, बाजरा में राजस्थान है, मेज़ में कर्नाटका है, रागी में कर्नाटका है, स्मॉल मिल्ट्स में उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद आपको बैरली की बात करेंगे, वो भी राजस्थान में आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। तुर दाल है जो पल्सिस में आती है मध्य प्रदेश में, ग्राम हो गया मध्य प्रदेश में, उर्द हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपको मूंग की बात करेंगे, राजस्थान हो गया, अदर पल्सिस मध्य प्रदेश आ गया। पल्सिस ओवरऑल देखेंगे तो मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है। ग्राउंडनट की बात करेंगे, गुजरात है गाइस, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। कैस्टर सीड की बात करेंगे, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीसम जो है वेस्ट बंगाल आ गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सनफ्लावर की बात करेंगे गाइस, अगर सनफ्लावर में कर्नाटका आ गया आपका, हरियाणा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, ओके। तो ये थे टॉप 3 पोजीशंस
किस क्रॉप मतलब कौन सी स्टेट जो है वो पोजीशन 1, सेकंड और थर्ड पे आती है। तो ये वाली स्लाइड गाइज मैं बोलूँगा ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो इससे पहले वाली स्लाइड है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्रॉप से अगर क्रॉप से क्वेश्चन आया इफ़, तो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा गाइज, तो इसको अच्छी तरह से आप देख लें। कुछ 2-4 चीज़ें फिर है गाइज यहाँ पे मैं बताऊँगा। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होती है, एक कंसेप्ट आता है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द सीरीज ऑफ डिसिमिलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया इन ए सिक्वेंशियल सीजन्स। मतलब एक से ज़्यादा फसल एक प्लॉट में हम उगाते हैं और सिक्वेंशियली, ठीक है, तो डिफरेंट सीजन्स में, तो इसको कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। जैसे 1 ईयर में आपने मेज़ और मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन लगाया, फिर राइस और वीट का कॉम्बिनेशन। 2 ईयर्स रोटेशन में मेज़, मस्टर्ड, शुगर केन और फेंगो क्रिक, उसके बाद मेज़, पटैटो, शुगर केन और पीज। 3 ईयर रोटेशन में राइस आपका आ गया, वीट आ गया, मूंग आ गया, मस्टर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रोटेशन चलती है। एडवांटेज क्या है गाइज, एक्चुअली देखना कि क्या फ़ायदा होता है क्रॉप रोटेशन से। एडवांटेज ये है कि क्रॉप रोटेशन हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ सिलेक्टिव न्यूट्रेंट्स, कुछ सिलेक्टिव न्यूट्रेंट। देखो गाइज, अगर एक ही फसल आप बार बार लगा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से उस फसल को एक पर्टिकुलर न्यूट्रेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रेंट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब वो आपका बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर इसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर। दूसरी बात क्या थी कि इट प्रिवेंट द बिल्डिंग अप ऑफ डिजीज एंड पेस्ट पर्टिकुलर क्रॉप। एक पर्टिकुलर क्रॉप अगर लगे कंटिन्यूसली तो उसको डिजीज़ भी लगते हैं और उसके रिगार्डिंग पेस्ट भी बन जाते हैं। जब रोटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीजन में वो जो डिफिशिएंसी बन रहे होंगे ना, जिन मिनरल्स की, जिन न्यूट्रंस की, वो तब तक रिटेन हो जाते हैं। फिर रोटेशन के बाद अगला शिफ्ट जब अगेन उस क्रॉप का आएगा, उसको वो रिक्वायर्ड न्यूट्रंस मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके। उसके बाद क्या कहता है, इट एनहेंस द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। देखो गाइस, जरखेजी बढ़ेगी, सॉइल ज़मीन की जरखेजी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा। क्लियर। तो ये था क्रॉप रोटेशन का। उसके बाद एक और टर्म आता है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होती है गाइस, ये भी एक टर्म आता है। झूम कल्टीवेशन होता है, मतलब झूम कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको आल्सो दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं हम, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन वेयर द पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड। एक फॉरेस्ट लैंड ले लेते हैं गाइस, जैसे उसको क्या उसको क्लियर कर दिया। क्लियर मीन्स डिफॉरेस्टेशन कर दिए, पूरे दरख्त काट दिए। द क्लियरिंग इज डन बाय बर्निंग द ट्रीज सो द सॉइल इज रिच इन पोटाश एंड अदर मिनरल टू सस्टेन द क्रॉप। अब इसमें क्लियरिंग, एक कटिंग नहीं किया जाता है, यहाँ पे बर्निंग किया जाएगा। बर्निंग से क्या होता है, जो ऐश वगैरह होगा ना गाइस, उस ऐश की वजह से जो राख वगैरह बनेगी वहाँ पे, उससे पोटाश वगैरह की जो होता है, पोटाश एंड अदर मिनरल सस्टेन रहते हैं वहाँ पे। इट इज़ प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में ये प्रैक्टिस किया जाए। कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं गाइस इसके। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं। देखो प्रोज क्या है, यूज फॉरेस्ट नेचुरल साइकिल ऑफ रिजनरेशन होगी, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, डज नॉट यूज पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रीज बर्न टू प्रोवाइड पोटाश टू द सॉइल। हमने देखा ना बर्निंग से की जाती है, उस बर्निंग से जो राख वगैरह बचेगी वहाँ पे ना उसी जगह, ठीक है, उससे क्या होता है, एक नेचुरल फर्टिलिटी मेंटेन होती है और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे आप किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस क्रॉप को बचाने के लिए। कॉर्पोरेशन जो है, आफ्टर झूमिंग द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर, ये पैटर्न बोलता है झूम डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगी तो फिर डिवाइड कर दिया जाते हैं इस लैंड को, ताकि सब लोगों को एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिले। झूम काजेज ओनली टेम्पररी लॉस ऑफ जंगल बिकॉज वंस द मानसून ओवर द फार्मर अबेंडन द लैंड जंगल रिजनरेट क्विकली। क्लियर। तो इसका मतलब जो भी वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह था, जो उसके बाद जैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि झूम कल्टीवेशन का मतलब ही है, आज आपने प्रैक्टिस प्लॉट 1 को किया, उसके बाद आप इसको कहीं 5 साल 6 साल 10 साल के लिए छोड़ दोगे, प्लॉट 2nd पे चले जाओगे, फिर प्लॉट 3rd पे चले जाओगे, फिर
प्लॉट फोर्थ पे चले जाओगे, इसी तरह से फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ पे चले जाओगे, फिर कहीं अगर 2-2 साल का भी गैप देते हो गाइस, 10 साल के बाद फिर इस प्लॉट की टर्न आती है, इसको कहते हैं झूम कल्टिवेशन। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं, कुछ कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस क्या है साइड। इफ़ यू लीव द जंगल फॉर द 10 ईयर्स इट विल रिजेनरेट होगा, बट नाउ डेज द फार्मर कम बैक जस्ट इन 5 ईयर, विद इन 5 ईयर आ जाए, नॉट एनफ टाइम टू द फॉरेस्ट रिजेनरेट। मैंने बोला ना, अगर आप 2-2 साल का गैप दोगे, 10-10 साल में आपका जंगल जो होगा रिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन आज के मतलब दौर में क्या है, मतलब लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है गाइज। तो हम ज़्यादा गैप नहीं दे सकते, एक साल के बाद, 5 साल के बाद आप रिटर्न आओगे, तो विद इन 5 ईयर जो होगा यहाँ पे झूम कल्टिवेशन अगर आप रिपीट करो, रिपीटेशन आ जाएगा इस प्लॉट का, तो इस 5 साल में आपका जंगल रिजेनरेट नहीं होता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी काज हो सकती है झूम कल्टिवेशन से। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट आर मेजर कार्बन सिंक होम टू द बायोडाइवर्सिटी, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अच्छा गाइज, ये कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो जंगल्स हैं, यहाँ पे जो हमारे पास त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम वगैरह के रीजन्स जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो है ये कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक का मतलब होता है गाइस, जो CO2 की कंजप्शन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अमेजन, अगर वर्ल्ड में देखे जाएंगे तो लंग कहते हैं अमेजन फॉरेस्ट को, ठीक है ना। यहीं पे इसी तरह से कार्बन सिंक में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये करते हैं। अगर देखो CO2 ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेंगे गाइस। चलो वो भी कंसेप्ट एक है। तो हमने देखा अगर आप इसकी डिफॉरेस्टेशन करते रहो तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। जो आप हमारा जो मतलब एक टॉपिक भी है, मतलब इन्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, तो CO2 की कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी ना गाइस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, और ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। झूम फार्मिंग फैमिलीज ऑलवेज सफर फूड, fuel and fodder problems leading to the poverty and malnutrition. Tons of the biomass get lost due to the burning of the trees. अब यहाँ से क्या होता है, जैसे आप क्या बर्निंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो, बहुत सा ज़्यादा बायोमास जो होता है गाइज लॉस हो जाता है। ओके गाइज, उसके बाद हमने देखा ये था झूम कल्टीवेशन का कंसेप्ट, ठीक है गाइज। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्रॉप्स क्लाइमेट वाला टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह सी यू सोन इन द अपकमिंग टॉपिक्स। ओके गाइज, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे राबी खरीफ में फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइज, मैंने आपको मानसून क्लाइमेट के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करवाया हुआ है, तो इनमें आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होगा गाइज। याद रखना राबी क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स की और ज़ियाद क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स याद रखना गाइज, ठीक है। अब देखो गाइज, ट्रिक प्रोवाइड करने का मतलब क्या है। देखो ट्रिक मैं अपनी समझ से अगर प्रोवाइड करूँगा, वो फिर बच्चों को फिर ना रटा मारना पड़ती है, इसलिए आप कभी ऐसा एक सीक्वेंस बनाइए, एग्जाम्पल्स एक जगह इकट्ठी कीजिए, आप किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी इंसान का नाम वगैरह अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट विल एवर लास्टिंग, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा और ज़्यादा टाइम रिटेन रह सकती है वो चीज़। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया ये वाली स्लाइड है, और नेक्स्ट वाली ये वाली स्लाइड है गाइज, ये जो है ये वाली स्लाइड भी है। इन तीनों स्लाइड्स को इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एज पर योर एग्जाम रिक्वायरमेंट जो थी उस हिसाब से चीज़ें डाली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। होप यू विल एंजॉय द लेसन, ठीक है, लेक्चर। एंड इसके साथ ही अपना लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।